वैश्यो नमस्तेभ्यः नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्या नमो वज्राय नमो लोहे सवसावुर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनव्यम्। चलिए, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस के अंतर्गत अपन किन किन चीज़ों का या ज्ञान की कौन कौन सी विधाएं हैं जिनका मैन्युस्क्रिप्ट के साथ संबंध रहता है, वो सारा विषय हम पढ़ रहे थे। तो काव्य आदि का और लाइब्रेरी साइंस का है ना, और ज्योतिष आदि विषयों का कैसे इसके साथ संबंध है, वो हम सारा चीज़ें अभी तक हमने देखी। तो विविध प्रकार की विधाएं हैं, उन विधाओं का मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, मैन्युस्क्रिप्ट साइंस के साथ कैसे रिलेशन है, वो हमने देखा। अंतिम यहाँ पर पाठालोचन दिया जा रहा है, उसको अपन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे कौन पढ़ेगा? इतना ही है पढ़ने को सर, तो मैं पढ़ती हूँ। हम्म। लंबा होगा तो फिर बीच में पड़ जाएगा। क्या है स्मिता जी, आपकी आवाज में? एक मिनट, तृप्ति मैम का कॉल आ रहा है। हाँ स्मिता जी, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं पढ़ती हूँ। अरे वाह। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हम्म। पाठालोचन विज्ञान, टेक्स्ट क्रिटिसिज्म। पाठालोचन विज्ञान भी पांडुलिपि विज्ञान के लिए सहायक विज्ञान कहा जा सकता है। प्रारंभ में यह साहित्य के क्षेत्र में काव्य के मूल पाठ तक पहुंचने का साधन रहा। बाद में भाषा विज्ञान की एक प्रशाखा के रूप में पल्लवित हुआ, किंतु वर्तमान में यह स्वतंत्र विज्ञान कहलाता है। वस्तुतः किसी रचना के देश काल भेद से अनेक पाठों के उपलब्ध होने पर उनमें से मूल पाठ को खोज निकालने वाला विज्ञान ही पाठालोचन विज्ञान है। बस। पाठ पाठालोचन विज्ञान क्या है? पाठ आलोचन। अब पाठ का मतलब क्या है? यूजुअली अभी अपन पाठ का अर्थ क्या समझते हैं? किसी चीज को पढ़ना, है ना, जैसे सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण पाठ। लेकिन यहाँ पाठ का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पाठ का अर्थ है टेक्स्ट से लेकर के, माने ग्रंथ से लेकर के। अब जैसे मैंने आप भी, हम लोगों, मैंने हमने ये अभी तक ये देखा है कि किसी भी एक ग्रंथ के हमें कई सारे पाठ मिल सकते हैं, कई सारी पांडुलिपियां मिल सकती हैं। मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं?
तत्पार्थ सूत्र के, इनको उदाहरण के लिए मैं तो एक ग्रंथ का नाम ले रहा हूँ। तत्पार्थ सूत्र के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी नॉर्थ सर। में अलग, साउथ में अलग, है ना? और फिर सब जगहों के अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप मिले। समझिए, पाठालोचन क्या होता है? जब हमें किसी एक चीज के बहुत सारे पाठ मिल रहे हो, तब हम ये कैसे निर्धारित करें कि मूल ग्रंथकर्ता का पाठ क्या होगा? मूल पाठ समझते हैं क्या बोला जाता है? मूल पाठ का मतलब होता, आवाज आ रही ना? मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे हाँ गले में बहुत हाँ, आ तकलीफ रही है है। सर, आ रही है। आ रही है ना लेकिन? जी आ रही हम्म। तो मूल पाठ का मतलब यह है कि जो मूल ग्रंथकर्ता ने लिखा है, एक्चुअल राइटर ने जो लिखा है, ख्याल में आ रहा है? तो जो है। राइटर के द्वारा लिखा गया पाठ है वो कहलाता है मूल पाठ। अब हमें किसी एक चीज के बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं, अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मूल पाठ क्या है? यही काम होता है टेक्स्ट क्रिटिसिज्म का। तब आपका ये ड्यूटी बनती है, तब आपको ये देखना पड़ता है कि सभी पाठों में से मूल पाठ क्या होना चाहिए और क्यों, और जो वेरिएशंस हैं उनको आप फुटनोट में देते हैं। जैसे समझ में आया? मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे सतपाल सूत्र का पहले नंबर का सूत्र बोलिए, सबको तो याद ही होगा। पूजा, सबसे पहला सूत्र। सतपाल, स्मिता जी आप सम्यक म्यूट हैं। दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक प्रति में हमें मार्ग मिल रहा है। मार्ग मतलब कौन सा मार्ग है वो भी मैं टाइप करके बता दूं। अरे विसर्ग बना, ये है मार्ग। ठीक है। मान लीजिए अब हमें किसी दूसरी पति में मिला मार्गा। क्या अंतर है पहले वाले मार्गा में और दूसरे वाले मार्गा में? सर इसमें एक्सपांड हो रहा है, उसमें मार्ग है, वही तक बोल रहे हैं। एक्सपेंड और सही अर्थ में नहीं बताइए। मतलब ये आगे जा रहा है, मार्ग ऐसे। हम्म। आगे कहाँ? वो बढ़ते जा रहा है वो शब्द में, वो कहती हूँ मैं। ये आग की मात्रा है सर, ओ की हाँ, मात्रा है। बस हाँ, इतना। एक वचन और हाँ बहुवचन का है सर। हाँ। हाँ, एक वचन। देखो तो एक बार हमें क्या मिल रहा है? मार्ग, एक तरफ मिल रहा है मार्ग। ठीक है, ये मार्ग, ठीक है, यहाँ मार्ग है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ठीक है, मार्गः, तो बड़ा आ है। अंतर क्या हो रहा है? मार्गः जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर एक मार्ग है, माने एक रास्ता है। मार्ग माने रास्ता। हम्म, और जब हम मार्गा कहेंगे तो बन गया बहुवचन, इसका मतलब फिर ये तीन एक रास्ते नहीं हो गए, क्या हो गए? अलग अलग रास्ते हैं तीनों। तीन अलग अलग रास्ते हो गए। अब आप सोचो जैन दर्शन के अनुसार कौन सा सही बैठेगा? मार्गः सही बैठेगा कि मार्गाः सही बैठेगा? तो पहले वाला मार्ग है। बस ये जो आपने सोच निकाली ना, इसे ही बोला जाता है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। जब हमें ऐसे अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं तब हम बुद्धि से, विवेक से, ठीक है, इन सब का विचार करते हैं कि मूल पाठ क्या होगा। इसी को ही कहा जाता है पाठालोचन विज्ञान। और इसका पांडुलिपि से संबंध है कि नहीं है? क्योंकि आप मूल पाठ जो है, आज जो भी पाठ आपको अवेलेबल है वो सब मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में अवेलेबल है, और मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो अब आपको फिर मूल पाठ पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए इसको पीएचडी कहते हैं। माने आप सोचेंगे सर, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करने से, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो उतार दो। ये तो मतलब ऐसे ही हो गया ना, सामने आपके सामने ये किताब है, इस किताब में से ले लिख के पाठालोचन विज्ञान के द्वारा मूल पांडुलिपि, वो इस जो इसमें लिखा है वो लिखते जाओ। भैया ये इतना आसान नहीं होता है, जो लिखा है वो लिखते जाओ। आपको उसमें से देखना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, कितने वेरिएशंस हैं, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, है ना? वो सारी चीजें उसमें निहित होती हैं। इसीलिए उसको वो शोध कहलाता है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। हम्म। पाठालोचन विज्ञान के द्वारा
मूल पांडुलिपि से अन्य प्राप्त पाठों का मिलान करने पर पाठांतरों और पाठ भेदों में लिपि, वर्तनी एवं शब्दार्थ के रूपांतरण में होने वाली प्रक्रिया का पता चलता है। अब क्या कह साथ रहे ही हैं? पाठांतर, पाठांतर क्या होता है? अंतर, पाठों के बीच में अंतर। हाँ, वैसे तो नहीं। आपने सही निकाला, बट इसका हम्म। और अर्थ क्या होगा? पाठांतर? सर लर्न करने को भी बोलते हैं ना, पाठांतर कर। नहीं, यहाँ तो वो है ही नहीं। बोलने को, लर्न करने को पाठ नहीं बोला जा रहा है। टेक्स्ट को, ग्रंथ को पाठ बोला जा रहा है। पाठांतर का मतलब होता है एक अलग पाठ को अलग छोड़ करके अलग पाठ मिलना। अलग पढ़ना। अलग अलग पार्ट मिलना, अलग, जैसे मार्गः, मार्गः, मार्गो, मार्गी ऐसे समझ में आ रहा है कैसे कैसे बन रहा है ये? अब हमें इतने सारे जो मिल रहे हैं ना, वेरिएशंस, यही वेरी कहलाते हैं पाठांतर। इन्हें ही बोला जाता है पाठ भेद। अब ये कैसे होता है? कई बार ना ये लिपि वर्तनी के रूप में भी हो जाता है। अब लिपि वर्तनी के रूप में मतलब कैसे? कि मान लीजिए कि किसी की राइटिंग ऐसी होती है ना, देखो पांडुलिपि विज्ञान तो सब कॉपी पेस्ट है, मतलब सामने रख करके लिखा जा रहा है। अब सामने वाले की आपको राइटिंग भी तो समझ में आनी चाहिए ना। कई बार राइटिंग ना समझने से आप गलतियां कर बैठते हो। उसने मार्गह लिखा है, आपको लगा मार्गह है, तो आप वो शब्द ना समझने के कारण फिर वो मार्गह से मार्गह हो गया। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसे कैसे कैसे वो वर्तनी में, लिपियों में ऐसे रूपांतर होते चले जाते हैं, ऐसे बदलते चले जाते हैं, और एक शब्द क्या से क्या हो जाता है ना? ये भी सब ऐसे चलता है, ये भी सब इसमें समझ में आता है। ठीक है, हाँ आगे। सर, ये वर्तनी क्या होता है सर? भूल गई मैं। लिपि माने जिसमें जिससे लिखा जा रहा है। वर्तनी जो लिखा, जिससे लिखा जाता है उसको वर्तनी कहते हैं। ठीक है। और शब्दार्थ, शब्द और शब्द के अर्थ। साथ ही मूल हस्तलेख के कागज, स्याही, पृष्ठांकन, चित्र, तिथि लेखन, हाशिया, आकार, हड़ताल आदि का प्रयोग आदि की बहुत सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। क्या क्या चीजें मिलती हैं? हस्तलेख के कागज। अब देखो, मैन्युस्क्रिप्ट के जो लिखी गई उनका अलग इतिहास है। पहले किस पे लिखी गई, फिर बाद में किस पे लिखी गई, फिर कागज पे लिखी गई, तो फिर कागज भी कैसे कैसे यूज हुए गए। ख्याल में आ रहा है? एक नॉर्थ का कागज, एक साउथ का कागज, एक एक 5वीं सेंचुरी का कागज, एक 7वीं सेंचुरी का कागज। आपको अंतर समझ में आ रहा है ना? आप देखो, आपके पास भी जो कागज है, आज भी जो कागज है, इस कागज की अपनी एक हिस्ट्री है। आज ये जो कागज है, ये कागज 100 साल पहले ऐसा कागज नहीं था। 200 साल पहले अलग कागज था। ख्याल में आ रहा है ना? तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट के कागजों के अलग पता चलता है। स्याही, अब किससे लिखा जाएगा, वो स्याही का अपना एक हिस्ट्री है। कहाँ वो नेचुरल चीजों से बनाई जाती थी, फिर उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हो गए, फिर कितने कितने क्या क्या हो गए, है ना? कि कहाँ तो वैसे वो डुबो डुबो करके लिखी जाती थी, फिर उसमें कितना माथा पच्ची होती होगी। सोचो, लिखो हर थोड़ी थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में, फिर ऐसी ही स्याही का इलाज हुआ कि एक बार में लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जैसे आज आपको पेन है, फिर उसमें भी आप देखो, एक वो पहले पेन आते थे जिसमें इंक भरनी पड़ती थी। आप लोगों ने यूज किए हैं? इंक पेन। ये हाँ, ऐसे ये इंक पेन। उसकी इंक अपने आप पेन। ही अलग ही समस्या होती थी। उसको रिफिल करना माने हाथ पीले नीले पीले, पूरे कपड़े अपड़े सब ऐसे हो जाते थे। वो एक अलग प्रॉब्लम होती थी। अब आप देखो, फिर वो धीरे धीरे करके पेन आने शुरू हुए, फिर बॉल पेन आए, जेल पेन आए, ये अलग अलग समझ में आ रहा है। ये सब अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है। तो ऐसे ही कागज की, स्याही की, पृष्ठांकन की, चित्र, पृष्ठांकन माने पेज नंबर। आप समझ, पेज नंबर, पेज नंबर भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। सर, पेज, मैं दिखाऊं एक सर कैसे? एक मिनट में ना दिखा। क्या दिखा रहे ये हो आप देख स्मिता जी? ये देखिए, ये स्याही है। ये हाँ, सूखी हुई स्याही है, ड्राई इसमें ड्राई पानी, इंक है। इसमें हाँ। डाला हुआ है ये अब्जॉर्बर। एंड उसके बाद ये कलम, इसको छील करके, इसको यहाँ से छील करके और जैसे भी शार्प करके और इसमें डिप करके ऐसे ओ वाह, अरे वाह, चातुर्मास में हमारा गिफ्ट था, अरे इनविटेशन वाह, के साथ, ये ये तो हस्तलिखित के बहुत साथ। अच्छा है।
ये क्या अब है जो आपने दिया है? ये निमंत्रण पत्र था सर, ये चातुर्मास जो हमने किया था ना, हाँ तो ये हाँ। हैंड रिटन है, और ये पेपर है जो हैंडमेड पेपर है, जो अरे हम वाह। लोगों ने मंगवाया था, और इस पे हम्म। आमंत्रण का ऐसा ये हैंड रिटन है? हैंड प्रिंटेड है, क्योंकि लिखवाया था हम लोगों ने अहमदाबाद से। ये अरे वाह। कागज भी बनाया हुआ है, और रिटर्न हम लोगों ने 120 हैंड रिटन से बनाया, तो मैं लेके आऊंगी कभी वहाँ हाँ से। देखा, मैं कहने ही वाला था। ये या किसका सही में। दिमाग था, बहुत अच्छा था। किसका ब्रेन है ये? हाँ हाँ। ये किसका किसका ब्रेन है ये, किसका? काफी थॉटफुल है। यस। और इसके साथ हम लोग ने सामायिक भी दिया था, वहां पे जो लोग गए थे, अटेंड किए थे, तो हम्म। उनको सामायिक 40 मिनट का एक घड़ियाल होता है ना, वो भी मैंने हम्म। काम में नहीं है। मट्टी की घड़ियाल। हाँ, वो सैंड हाँ। जाती थी। सैंड जो जाती है 40 मिनट्स के लिए, वो हाँ, लगाना, उसमें मैंने सामयिक नोट भी होती है, किया। उसमें एक सामयिक। बहुत अच्छा था वो, है अभी वो भी लेके इसके आऊंगी। पीछे का वही मैं पूछ रहा हूँ, ये दिमाग किसका है, ये किसको ऐसे आइडियाज आते हैं? आइडियाज मतलब ये जो ये होता है ना हमारा, दीक्षा होती है ना, तो ऐसे ही हमारे पास आते हैं इनविटेशन। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, और जो हमारा सब आने वाले थे, वो उनका कुछ भी वो पे फोन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ भी प्रिंट वगैरह कुछ नहीं करा है। जैसे चातुर्मास वो लिखवाना होता है, वो भी हम्म। हाथ से लिखवाया, बड़ा बड़ा हर चीज हैंडमेड है वहां पे। कभी मैं एल्बम भेजूंगी, देखने लायक है। तो उसमें जब हम लोगों ने निमंत्रण से शुरू किया था कि ये भी हम लोग किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ हैंड रिटन हैंडमेड सब यूज करेंगे, तो अहमदाबाद में एक विकलांगों की एक संस्था है, तो वो सिर्फ हम्म। यही काम करती है, तो उनको हम लोगों ने ऑर्डर दे करके ये बनवाया वाह, था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई नो। सही बात। थैंक यू, थैंक यू। आजकल आजकल क्या होता है ना, सब बैनर की वजह से ये सारे आर्ट, सारी फॉर्म, कैलियोग्राफी, लिखना, ये सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। तुरंत बैनर लिया, प्रिंट कराया, हाल आ गया, टांग दिया। इससे सारे जी। आर्ट फॉर्म लुप्त होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत थॉटफुल है। इस चातुर्मास के दौरान बहुत लोगों को हम लोगों ने दिया था, ये सब बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे, किसी में एकदम लोगों ने बहुत सारे बैनर्स बनाए हम लोग ने। हर दिन एक सुवाच्य बोलते हैं ना, वो लिखने का हम्म। था, तो वो भी चेंज होता था 10 10 दिन पे, तो उसका भी ऑर्डर हम लोग देते थे और लिख करके वो लोग भेजते थे, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आइडिया सर ये तो। हम्म। हाँ। चलिए। हाँ, पृष्ठांकन कैसे। पृष्ठांकन पे अपन पढ़ रहे थे। हाँ, पृष्ठांकन का मतलब होता है, अब आप देखो, आज हम लिख देते 1 2 3 4 5, ठीक है। कई बार ये संख्याओं में भी लिखे जाते हैं, कई बार शब्दों में भी लिखे जाते हैं। अब आप सोचेंगे सर शब्दों में कैसे, तो एक को एक लिख दिया शब्द में, वैसे नहीं। इनके लिए दूसरे शब्द थे, हम्म। और वो शब्द लिखा है, इसका मतलब ये एक है। तो उतना सब सोच पाना, इतना सब देख पाना, ये सब आगे आने वाला है, आपको दिखाऊंगा। फिर बहुत सारे चित्र होते हैं, तिथियों को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे एक बार मैंने आपको थोड़ा हिंट भी किया था, जैसे 1979 लिखना होगा, तो 1979 नहीं लिखा जाएगा, 9791, ऐसे उल्टा करके फिर शब्दों में डाल करके, है ना, वो सब वैसे लिखा जाता है। हाशिया जो होता है, हाशिया समझते हैं? आज की जो सर नहीं लाइन बता आती है ना रही। आपकी, ये जो हम्म। है, ठीक है, ये सारी हाशियां हैं। तो आप अपना कोई भी शब्द लिखते हो, जो लाइंस दिखाई दे रही है लाइन वाली, है ना, तो आप उसी हाशिया में लिखते हो। मैन्युस्क्रिप्ट में तो लाइन होती नहीं है, शिलालेख में तो ऐसी लाइन होती नहीं है। तो वो एक शब्द उतना ही बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पहला शब्द इतना बड़ा लिख दिया, फिर छोटा शब्द इतना दूसरा फिर इतना लिख दिया, फिर तीसरा इतना बड़ा लिख दिया, ऐसे ऐसे विसंगति नहीं होती है। तो वो एक हाशिए को लेकर के चलना, एक आकार से लिखना। हड़ताल, क्या होता है सर हड़ताल, वो मैंने, समय पे तो लाइंस नहीं थी, फिर वो कैसे लिख पाते थे? यही सब मैन्युस्क्रिप्ट साइंस है। लाइन नहीं थी मतलब? अभी जैसे बुक्स में है ना, तो हाँ उस समय पे वो शिलालेख पे वगैरह कहीं पर हाँ। थोड़ी था। हाँ, तो वो उतना वो ध्यान नहीं रखते था थे कि ना। सीधी सी लाइन में लिखा जाए, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते होंगे, अलग अलग चीजें यूज करते होंगे। जैसे हम लोग भी प्रोजेक्ट लिखते थे, मुझे अपना भी याद है ना, तो हम A4 साइज के ब्लैंक में लिखते थे। तो पहले हम्म। स्केल से लाइन बनाते थे,
या बहुत अलग अलग टेंट्रम यूज करते थे। और या लाइट पेंसिल से लाइन बना देने की दो, और उसके बीच में ही आना चाहिए बाद में फिर। हाँ, बहुत अलग अलग चीजें यूज करते हैं। अपन भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? स्केल से लाइन बना ली या किसी चीज से हाँ। बना ली, ऐसे करते थे। हड़ताल क्या होता है बताइए, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। सर गलती लिख जाती है उसको मिटाने के लिए हम्म। आ जाती ठीक है। है वाइटनर, ना? आज आप वो लोग काल का। वाइटनर आदि यूज करते हैं ना। ऐसे हाँ। हड़ताल, गलती लिख जाने पर उसको जो है ना, उसको मेटने का और उसका छापने काम होता था, वो हड़ताल था। हड़ताल आदि का प्रयोग आदि की बहुत सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। हम्म। पाठालोचन विज्ञान के द्वारा एक ही रचना की अनेक प्रतियां प्राप्त होने पर उनके तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा मूल पाठ के समीप पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? हाँ, अभी हमने इतना सब समझाया पढ़ाया। हाँ। बिल्कुल। प्राचीन काल में मुद्रणालयों के अभाव में अनेक लिपिकों के द्वारा किसी ग्रंथ की प्रतिलिपियां करवाई जाती थी, जिनमें प्रतिलिपिकार की अयोग्यता के कारण अनेक पाठ प्रकार के पाठ की अशुद्धियां हो जाया करती थीं। इसलिए पाठालोचन विज्ञान के द्वारा उन सभी प्रतियों का अध्ययन कर मूल पाठ की खोज की जाती है, और इस प्रकार पाठालोचन विज्ञान पांडुलिपि के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। तो कई बार ये जो बीच में कहा ना, अयोग्य प्रतिलिपिकार के कारण भी, कई तो ऐसी आपको पाठ मिलेगा, भयंकर अशुद्धियां। आप सर पकड़ लोगे कि भैया ये नहीं, इसको हटाओ, फिर दूसरी और दो। तो भयंकर अशुद्धियों वाली भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी। ठीक है। तो वो भी सब कुछ होता है। तो उस सब के बीच में आपको मूल पाठ तक पहुंचना है, तो ये बहुत मेहनत का काम होता है। वो भी इसी के अंतर्गत है। फिर है ये पांडुलिपि पुस्तकालय, कहाँ कहाँ क्या क्या है, इसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे अभी। और ये इसके बाद जो है ना वो पढ़ेंगे। सर अर्थ ही बदल जाएगा इतनी अशुद्धि होगी तो। हाँ, और अर्थ भी बदल जाएगा, और फिर आप कितना कितना देखोगे। आप सोचो, एक तो होता है कि एक पेज में एक गलती, ठीक है। एक होता है एक पेज में 100 गलतियां, तो आप भी सर पकड़ लोगे ना, अरे ये क्या है, कैसे है। मतलब अपने भी जनरली कोई हो तो अपन भी कहेंगे ये कैसे कर पाए। तो ऐसे बहुत पांडुलिपियां ऐसे अयोग्यता के कारण भी बहुत गलत गलत भी हुई हैं। ये पढ़ लेते हैं, इसमें आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये पांडुलिपि संग्रहालय हैं, मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया रहे। आप लोग कई बार उदयपुर गए होगे, जैसलमेर गए होगे, है ना? राजस्थान के बहुत सारे एरियाज में गए, क्योंकि मारवाड़ी वगैरह हैं, ये हमारी पूजा जाती रहती है तब, है ना? कहीं अभी तुम 2-3 बार से राजस्थान ही तो गई हो। शिखर जी 10 लक्षण में, ये पर्यूषण में कहाँ गई थी इस बार तुम? हाँ, हाँ ब्यावर हाँ गई थी नहीं। गई थी कि नहीं? तो फिर खाली 12 साल के लिए मना कर रही मेरे से। अब इससे पहले भी मुझे याद है कि तुम राजस्थान ही गई थी ना। तो फिर वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ब्यावर तो गई हो, लेकिन ब्यावर या ब्यावर के आसपास मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है, तुम कभी नहीं गई हो। अपन के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कभी भी आप लोग कहीं जाएं ऐसे एरिया में, है ना, तो आपको बहुत सारा। पूजा जी, आप कहाँ रहते हो? महाराष्ट्र में, नासिक में हूँ सर। हाँ, महाराष्ट्र में, जैसे नासिक में है तो आसपास देखो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर मिल पूना में जाएंगे। मैं गई, लेकिन पुणे मुझे में अब भी कितने, पता चला उधर है। अभी मैं जाऊंगी पुणे जाने के। पुणे में कितना बड़ा है, मैंने ही आपको उस दिन बताया था। हाँ, भंडारकर, आपने बोलने के बाद मैंने देखा सर। हाँ, वो वो भंडारकर रोड पे से भी इंस्टीट्यूट। गई हूँ, पर मुझे पता नहीं था उधर वो है। ऐसे ही होता है। अपने बेंगलोर में भी होंगे बहुत सारे, ठीक है, बट हम लोगों को नहीं पता है ना? कई, एक तो यहाँ चेकपेट वाले मंदिर में ही थे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उन्होंने फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट फिर ट्रांसफर करा दिए। से बहुत सारे बहुत जगहों पर होते हैं। चेकपेट पर एक और श्वेतांबर मंदिर है, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा बुक्स का कलेक्शन है चिकपेट में ही। मैन्युस्क्रिप्ट है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है। सर नहीं है वहां पर, मैं जाके आई। हाँ, नहीं होगा। अच्छी, लेकिन लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। चलिए, तो ऐसे देश विदेश में, विदेश का तो छोड़िए, पहले देश का ही देख लीजिए। कहाँ कहाँ पर अपने मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है अपने आसपास के एरियाज में, कभी आप जाएं तो जरूर देखें। तो उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, पढ़ते हैं अपन उसको।
ये जो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको याद रहेगी नहीं, पर आप अपने लेवल पर देख लीजिएगा उसको। इसमें भी वही थोड़ा सा आइडिया दिया गया है, कहाँ कहाँ कैसे हैं, कौन कौन से संग्रहालय हैं। मद्रास। ये भी सब अपने आप में विषय। पहली बार रामायण कहाँ से छपा था, पहली बार महाभारत कहाँ से छपा था, पहली बार मतलब आगम कहाँ से छपे हैं, सबसे फर्स्ट टाइम। जानते हैं आप लोग? नहीं, बताइए ना सर, कहाँ ढूंढिए। पहले बार रामायण छपा है? वही बनारस। नहीं, आप सोच ही नहीं सकते। सबसे पहला रामायण का जो क्रिटिकल एडिशन निकला वो वडोदरा में निकला। वडोदरा में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहां से निकला। महाभारत का जो सबसे पहला निकला वो शायद तक ये साउथ में मद्रास से या कहाँ से निकला, मद्रास से निकला। जैन आगमों को देखो, आगम आज कितनी जगह से छपे हैं आप सब जानते हैं, लेकिन एक पहली बार होगा ना जब इसका क्रिटिकल एडिशन निकला होगा। बाकी सब ने तो उसी से कॉपी कॉपी कर ली, या किसी ने ट्रांसलेशन कर दिया, किसी ने इंग्लिश में कर दिया, किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने संस्कृत छाया कर दिया, किसी ने वो टिप्पणी सहित कर दिया। तो कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो पहली बार कहाँ से, कौन वो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले बार उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख करके माथा खपा करके फिर उसको लिखा। वो असली मेहनत है। फिर तो बाद वालों के रास्ते आसान हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यद्यपि देशी विदेशी पांडुलिपि संग्रहालयों की यह सूची पूर्ण नहीं है, फिर भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पांडुलिपियों की सुरक्षार्थ बहुत प्राचीन काल से ही पुस्तकालयों ग्रंथगारों की स्थापना की जाती रही है। इससे पहले वर्तमान इससे पहले बहुत, ये लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई ना, भारत में कौन कौन से पांडुलिपि संग्रहालय, एक बार आप नजर डाल लीजिएगा। ठीक है। वो तो इसमें पढ़ाने का जैसा कुछ नहीं है, आप तो सेल्फ रीडिंग करेंगे, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। ऐसे विदेशों में भी कहाँ कहाँ पर है ना, वो भी आप देख सकते हैं। मैं जैसे लंदन में गया था, और लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, उसमें कितनी सारी जैन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जैन कॉस्मोलॉजी की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैं फोटोज वोटोज भी लेके आया था। तो वैसे बहुत जगह है अपनी ही, ठीक है, अपनी ही सारी लेकर के गए हैं, लेकिन वहां पर वो सुरक्षित हैं, अच्छे तो वो डिस्प्ले के ना रूप में है। जैनपेडिया साइट पे है अवेलेबल, हम्म। फोटोज देख सकते हैं। हाँ, तो ऐसे जब आप कहीं ऐसी जगहों पे जाएंगे, अच्छा खासा कलेक्शन है। ठीक है। एक स्मिता जी जानते होंगे, वेलकम कलेक्शन करके है, वो बहुत अच्छा है। वो अभी सारा उनका मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम में शिफ्ट हुआ है, सारा मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन। चलिए, हाँ, अभी इंडिया में कहाँ कहाँ है वो अपन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश में पांडुलिपि संग्रह की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की गई है। राजस्थान सरकार ने प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान नाम से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बूंदी, बांसवाड़ा, सिरोही, सीकर, अलवर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, भरतपुर, टोंक आदि स्थानों पर अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। आप लोग इसमें से संस्थागत कितनी जगहों पे जा चुके हो? जोधपुर, जयपुर, सिरोही, जयपुर जाके आए हैं। अजमेर। कितनी सारी जगहों पे गए हैं, और एक भी मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर नहीं देखा आज तक। तो कुछ पढ़ा ही नहीं ठीक। मैन्युस्क्रिप्ट के लिए तो क्या। इसीलिए मैं बार बार वचन दे रहा था कि अब कभी भी जाओ तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि नहीं, अपन किसी मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर पे जाएंगे। कैसे काम होता है, कैसे क्या रख रखाव होते हैं, क्या क्या चीज, जब आप खुद देखोगे। मुझे कल कितना ऐसा भाव आ रहा था कि कितनी सारी पांडुलिपियां इंतजार कर रही हैं। अरुणा जी आएंगी, हमारा उद्धार करेंगी। पूजा जी आएंगी, वो हमारा उद्धार करेंगी। पूजा जी आकर के हमारे ऊपर रिसर्च करेंगी। मारासा आएंगे, स्मिता जी आएंगे, वो कल्याण करेंगे, लोगों को प्रोजेक्ट निकालेंगे। आप समझ रहे हो, वो इंतजार कर रही है। जब आप खुद देखोगे ना वो कैसे हमारी संपत्ति जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, आपको खुद अंदर से लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमें नहीं लगेगा तो किसे लगना चाहिए, सोचो। चलिए सर आगे। कभी जाना ही नहीं इसके बारे में कुछ, हाँ, हम्म। ये पता सही ही नहीं यही सर कभी। तो। बस सर वो मैं। पार्श्वनाथ हाँ, विद्यापीठ में भी है क्या? पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ विद्या, हाँ वहाँ पर भी है। वहाँ तो उन्होंने वहां देख। कितने सारा रिसर्च प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली उन्होंने काफी कुछ पैसा ले रखा है रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर। वो पांडुलिपि का अध्ययन के नाम पर ही, प्राकृत की जो पांडुलिपियां हैं उसकी वो स्टडीज करने के नाम पर उन्होंने काफी कुछ ले रखा है।
संस्थागत संग्रहालय भी अनेक है। श्री महावीर जी में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में एक पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर आदि संस्थानों पर अनेक व्यक्तिगत पांडुलिपि पुस्तकालय भी देखे जा बहुत सकते सारे हैं। पर्सनल भी होते हैं, एक तो होते हैं कि संस्था के हों, समाज के हों, कई सारे लोग खुद ऐसे पर्सनल कलेक्शन भी रखते हैं पांडुलिपियों का, तो वो आप ढूंढेंगे तब आपको मिलेगा। आगे। राजस्थान में अनेक श्वेतांबर हस्तलिखित ज्ञान भंडार पाए जाते हैं। अकेले बीकानेर में ही विविध ज्ञान भंडारों में से 1 लाख हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित है। कितने हैं? इनमें एक मिनट, एक कितने लाख हैं? ओ माय 1 गॉड, लाख? सर इतनी बार बीकानेर जाके आए सर। कहीं- सोच रहे हैं हम 1 लाख हस्तलिखित क्या होते हैं? ठीक है, अब आप कहीं भी किधर भी जाएं तो जरूर ध्यान रखें, है ना। चलिए। इनमें कुछ संस्थाओं का नाम यहाँ लिया जा सकता है। श्री अभय जैन ग्रंथालय, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, गोविंद पुस्तकालय, सेठिया जैन लाइब्रेरी, क्षमा कल्याण जी का ज्ञान भंडार, हेमचंद्र सूरी पुस्तकालय, कुशल चंद्र गणी पुस्तकालय, पन्नी बाई के उपाश्रय का ज्ञान भंडार, छती बाई उपासना ज्ञान भंडार, कोचरों के उपाश्रय का ज्ञान भंडार, जेठी बाई ज्ञान भंडार आदि। ये सब जैन मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर है। और सब सिर्फ बीकानेर के थे ये? सर अभी कुछ दिन पहले ही जाके आए बीकानेर, कितना टाइम रहे थे हम। अरे उदयपुर, बीकानेर सब जगह गए थे सर। अब अगली बार जाना हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग सबका जाना बेकार जैसा लग रहा है सर, जहां भी गए हैं हाँ, सर। यस सर। कोई बात नहीं, मुझे भी जब तक नहीं पता, मैं भी बहुत सारी जगहों पे होके आ चुका हूँ तो मैं नहीं पता होता। हाँ, हालांकि मंदिर वगैरह गए थे बीकानेर में, जैसलमेर में, काफी दिगंबर श्वेतांबर श्वेतांबर मंदिर बहुत अधिक हैं, तो वहां भी देखने गए थे। बहुत अच्छे मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से आप लोग देखें। बीकानेर के अतिरिक्त जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, महाराजा पुस्तक प्रकाश आदि ज्ञान भंडार है। जयपुर में महाराजा की लाइब्रेरी, दिगंबर जैन मंदिरों के शास्त्र भंडार, लाल भवन, चौड़ा रास्ता का विनय चंद्र जैन ज्ञान भंडार, खतरगच्छ उपाश्रय का ज्ञान भंडार आदि प्रमुख है। राजस्थान के ही सरदार शहर चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, बिदासर, लांडनु, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, ओसिया, फलौदी, मेड़ता, सिरोही, कोटा, जैसलमेर, फतेहपुर, किशनगढ़, आहोर, पीपाड़, अलवर, बूंदी, आवा, टोडा, रायसिंह, उदयपुर, बसवा, डूंगरपुर, करौली, नारायणा, खंडार, महावीर जी, अलीगढ़, टोक आदि नगरों में अनेक पांडुलिपि संग्रहालय स्थित है। कितनी जगहों पे गए हैं हम लोग, है ना। चलिए। अंत में पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से यह संग्रहालय सूची शोधकर्ता को निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। नहीं तो कभी भी हम इन एरियाज में जाएं तो, ऐसे तो ये सिर्फ राजस्थान के बताए हैं, ठीक है, ऐसे हर स्टेट के, कर्नाटका के अलग होंगे, ठीक है, साउथ के अलग होंगे, हर जगह के ऐसे अलग अलग होंगे स्टेट वाइज। बहुत आधुनिक से मंदिरों में ही मिलते हैं आजकल तो, कई सारे मंदिरों में अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे। हम्म। पटना में वो इंदु जी बता रही थी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर है, वहाँ पे एक जगह है, वो सब्जी मंडी ज्यादा कहलाता है वो। उसके हम्म। बीचों बीच एक ट्रायंगल जैसा छोटा सा एक टेम्पल है, जैन टेम्पल ऐसा। तो वो हम्म। बता रही थी कि उसमें इतने पांडुलिपि, और उन लोग कोई, बस लोग जाते हैं पूजा करके चले आते हैं। पांडुलिपि भी ऐसे रखी हुई है, लोग ज्यादा बोलते नहीं है। और वो मेरे को बोल रही थी नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आप थोड़ा पूछ के आना कि हम कुछ उसको वहाँ पे कुछ देख के या समथिंग लाइक दैट। वो बता रही थी कि क्या करा जा सकता है वहाँ पे। मैं तो सोच रही हूँ कि इतना छोटा, बाकी सब जगह सड़ा गला सब्जी बिक रहा है, और मंडी के बीच में छोटा सा मंदिर, और इसमें इतनी पांडुलिपि। आई एम जस्ट वेटिंग टू गो एंड सी। ज्यादा से ज्यादा जो होगा, लोग बस आकर के अर्घ चढ़ा देंगे, नमस्कार कर देंगे, धूप दे देंगे, बस इससे ज्यादा। और कोई उनको उठाने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। सब जगह ऐसे मैं देखा है ना, मंदिरों में जहाँ पांडुलिपियां हैं, एक व्यक्ति को भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सी, किसी को पता भी नहीं है कौन कौन सी है। ज्यादा से ज्यादा बस ढोक दे देंगे सर,
ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, ऐसे नमस्कार कर लेंगे और जय हो जय हो जय हो कर लेंगे, बस खत्म हो गया धर्म, बस इतना ही है। तो वो क्या है, क्या विषय वस्तु है इसके अंदर, नहीं है पब्लिश्ड है अनपब्लिश्ड है, ऐसा कोई कैटलॉग बनाना कोई करना है ना, कोई रिसर्चर जाए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग जैसे इंडिविजुअल लेवल पे काम कर चुके हैं, कई मंदिर में गए, वहाँ उनके पास कोई हिसाब नहीं है कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है। एटलीस्ट हम देखें पढ़ें देखें, एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी पांडुलिपि है, क्या नाम है क्या नहीं है। इतना भी हमने किया ना तो वो बहुत है। ये सब इंटर्नशिप के अंतर्गत आता है सब। मैंने जो अभी है फिलोसफी में अपने में जो होती है ना, ये सब इंटर्नशिप के अंतर्गत। लेकिन सर अवेयरनेस भी नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं पांडुलिपि नाम की कोई चीज भी होती है क्या। अब रतनगढ़ तो सर मेरा पीहर है, मम्मी के हम रतनगढ़ कितनी बार गए हैं, लेकिन पूरा रतनगढ़ कितनी बार घुमा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वहां कोई पांडुलिपि मतलब संग्रह भी है क्या, हम्म। या वो जाने लायक चीज भी है क्या, देखने लायक चीज भी है क्या, कभी अनजाने में देखा भी होगा तो ऐसे कोई बुक समझ के छोड़ दिया, पता भी नहीं सामान्य पांडुलिपि। व्यक्तियों को कुछ चर्चा एग्जैक्टली का सर, विषय पता ही नहीं नहीं होता बनता है है, किसी को। हाँ और सामान्य जनों राजस्थान में में जो नहीं। रहते हैं सर काफी रिलेटिव है, पांडुलिपि कभी शब्द ही नहीं सुना उन लोगों के मुंह से मैंने। ये जो नाम आए सब जगह हम मतलब हम लोग का जाना आना है, सरदार सर, रतनगढ़, लाडनू, बीकानेर। हम्म। तो कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो सर लोग इंटरेस्ट लेंगे, जागरूक भी हो जाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, जो करने वाले लोग करते हैं, गवर्नमेंट ही थोड़ा ना करेगी। माने हम अगर चाहें तो हम जैन समाज में भी वो अवेयरनेस फैला सकते हैं ना अपनी जैन पाठ। गवर्नमेंट को जैन पांडुलिपि से क्या लेना देना, गवर्नमेंट को पांडुलिपि से लेना देना है। अब अंदर समझिए, उनको जैन पांडुलिपि ये सब ऐसा इन सब चीजों में नहीं उलझना है। तो वो पांडुलिपि अवेयरनेस तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है ना, जगह जगह जा करके उनको डिजिटाइजेशन कर रही है, अपलोड कर रही है, लोगों को एक्सेस हो सके ऐसा प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, वो सब आती है, टीम आती है, सब करती है ना, बट लोगों में भी तो होनी चाहिए ना अवेयरनेस, अपनी अपनी संपत्ति के प्रति, उसको पढ़ने के प्रति, उसको सीखने के प्रति। सर अभी छोटी मेरी बेटी कुछ लिख करके देती है, कब का लिख के, जब शुरू शुरू लिखना शुरू करी थी तो हम रख रखेंगे उसको, हम्म। देखेंगे बाद में बड़े होंगे। तो फिर मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम लोग कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट चला सकते हैं क्या, बात करते हैं सर से। आगे पढ़ोगे सर? हाँ चलिए, समय तो अपना हो गया, नया है आधुनिक पांडुलिपि पुस्तकालय, इसको अपन कल कर लेंगे। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। थैंक थैंक यू सो मच। यू।